ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसको पेड़ पर आप देखते हैं कि चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे, तो वह अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। ये आइंस्टाइन ने कहा है। घटती हरियाली, बढ़ते खतरे, आजकल आप लोग देख भी रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि आप लोग स्कूल जाते थे, अपने कॉलेज जाते थे, तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती थी। मैंने तो यहाँ तक देखा कि कई स्कूलों की क्लास पेड़ों के नीचे लगती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब देख लीजिए, कंक्रीट की इमारतें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी, पेड़ साफ होते जा रहे हैं। तो हाल ही में तेलंगाना की कांचा गाचीवोली क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ में फैले जंगल की कटाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस संवेदनशील मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। सर्वोच्च न्यायालय हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। और अगर हम लोग बात करें तेलंगाना की, तो देखिए, ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखिए, यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका क्या तेलंगाना। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से कई कड़े सवाल पूछे। अगली सुनवाई तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने स्पष्ट पूछा कि आखिरकार ऐसी कौन सी आपात स्थिति हो गई है कि जिसके कारण इतनी जल्दीबाजी में जंगल की कटाई शुरू करनी पड़ी। क्या इस परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA प्रमाण पत्र लिया गया, और क्या वनों की कटाई के लिए वन विभाग से विधिवत अनुमति ली गई है। मामला तब प्रकाश में आया जब तेलंगाना उच्च न्यायालय के पंजीयक ने इस कटाई से संबंधित कुछ तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट को भेजी, और जिनमें साफ तौर पर भारी मशीनों के जरिए पेड़ों की कटाई और जमीन समतल करने की गतिविधियां दिखाई गई। और उन तस्वीरों से यह भी स्पष्ट हुआ कि इस कार्य को रात में अंजाम दिया जा रहा था। यह स्थान हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास है, जहां तेलंगाना सरकार एक भव्य IT पार्क के निर्माण की योजना बना रही थी। लेकिन यही इलाका कई प्रकार के वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी है, जिसमें मोर, हिरन, अन्य संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक हृदय विदारक वीडियो सुर्खियों में आया, जिसमें अंधकार में बुलडोजर चलते हुए आसपास के मोरों की भयभीत आवाजें सुनाई दे रही थी, और इसने आम जनमानस की अंतरात्मा को झकझोर दिया। वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि केवल पेड़ों की ही नहीं बल्कि पूरे परिस्थिति तंत्र की निर्मलता से हत्या की जा रही। यह जंगल मात्र हरे भरे पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हजारों जीवों का आश्रय भी था, यानी कि उनका आवास भी था। एक मंदिर प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की बेतहाशा कटाई को लेकर एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी धर्म इस तरह पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देता है, और यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से गलत है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अस्वीकार है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि पेड़ों को काटने पर की इतनी मजबूरी क्यों है, और क्या राज्य ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इससे कुछ ही दिन पहले आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध रूप से काटे गए सैकड़ों पेड़ों को लेकर भी शीर्ष न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कठोर टिप्पणी की थी। अदालत का कहना है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी बदतर है, इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने उस मामले में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन के डालमिया फार्म में 454 पेड़ काटे गए, जो गंभीर पर्यावरणीय अपराध हैं। समिति ने स्क्रिप्ट के लिए प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना, कुल 4.54 करोड़ रुपए का आप देखते हैं कि जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। और आप खुद जानते हैं पेड़ों का महत्व। ऑक्सीजन के लाले पड़े हुए थे, और आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी में कितने लोगों की डेथ हुई कोरोना महामारी में। और हमें तो कम से कम पेड़ बिना स्वार्थ के, कहिए आप लोग, और ईमानदारी से फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर भी हम लोग पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े स्तर पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर देश की सर्वोच्च अदालत की ये टिप्पणियां देश भर में पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को सामने रखती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल से उम्मीद जगी कि ऐसे
विनाशकारी प्रयासों पर कड़ी रोक लगेगी और विकास के नाम पर प्रगति की बलि देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। अदालत ने अपने इस निर्णयों से आप देखते हैं कि स्पष्ट संदेश दिया कि पेड़ों की कटाई को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत के ये निर्णय देश के उन क्षेत्रों के लिए भी संदेश जहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पेड़ों की कटाई के कारण दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। मानव जीवन पेड़ों पर ही निर्भर है, क्योंकि इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को प्राणवायु माना जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक हमें अपने आसपास इतने वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए कि ताकि हम कम से कम अपने परिवार के लिए तो हम ऑक्सीजन की पूर्ति स्वयं ही कर सकें। एक व्यक्ति को दिन भर में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए पर्यावरणविदों का कहना है कि वृक्षारोपण कर स्वयं के लिए ऑक्सीजन पैदा करना जरूरी है। अन्यथा जिस प्रकार आज हम पानी की बोतल खरीद कर पानी पीते हैं, उसी प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ी को आने वाले समय में शुद्ध हवा की बोतलों खरीदने पर विवश पड़ेगा। वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण पर जोर देना समय की बड़ी मांग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्वस्थ वृक्ष प्रतिदिन इतना ऑक्सीजन छोड़ता है कि जिससे 6-7 लोगों को प्राणवायु मिल जाती है। लेकिन पर्याप्त वृक्षों के अभाव में कई स्थानों पर अब एक ही वृक्ष को करीब 20 लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। दरअसल वायुमंडल में पहले ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होती थी, वृक्षों के अभाव में उसमें 10% तक की कमी हो चुकी है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण दमा, हृदय रोग के साथ संक्रमण की समस्या पैदा होने लगी है। नीम, बरगद, पीपल के जैसे पेड़ छायादार वृक्ष जो 50 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं, तो उनसे तो प्रतिदिन 140 किलो तक ऑक्सीजन मिलती है। पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ करीब 200 वर्ष पुराने पीपल, नीम, बरगद इत्यादि के पेड़ प्रतिदिन पर्याप्त ऑक्सीजन का स्राव करते हैं। और आप देखिए, ऐसे में यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ऐसे छायादार पुराने वृक्ष काटने से पर्यावरण को कितनी भारी क्षति पहुंचती है। यही वजह है कि ऐसे छायादार वृक्ष अपने आसपास के परिवेश में लगाने की प्राचीन परंपरा रही है। नीम, बरगद, तुलसी इत्यादि प्रतिदिन 20 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जबकि पीपल तो दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन का स्राव करता है। बांस के पेड़ किसी भी अन्य वृक्ष के मुकाबले 30% ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। आप लोग खुद सोच के देखिए, हमारे धार्मिक जो मान्यता है कि इन पेड़ों में क्या देवता निवास करते हैं, देवी देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं साइंटिफिक रीजन भी है, आप देखते हैं ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए भी नहीं काटना चाहिए। तो पेड़ों को बचाने के लिए विज्ञान के तरीके से सोचिए या धर्म के तरीके से सोचिए, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि वृक्ष सेव रहे। और एक स्वस्थ वृक्ष से मिलने वाली ऑक्सीजन की कीमत के आधार पर ऐसे वृक्ष की सालाना कीमत कई लाख रुपए होती है। स्वच्छ वायु के अभाव में लोग बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता का असर पड़ रहा है, कार्य क्षमता भी प्रभावित हो रही है। कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया और लकवा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर ही खर्च हो जाता है। बहरहाल तेजी से होते जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण की विकराल होती स्थिति को देखते हुए अब यह समझने की जरूरत है कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसमें सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधों का ही है, इसलिए इन्हें बचाना होगा। क्या करना होगा? बचाना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए आप लोग। निर्भरता का बाजार, ये आप देखिए आज सोचने समझने का स्वरूप किस कदर बदल रहा है, इसका अंदाजा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि एक परिचित व्यक्ति ने कार की साफ सफाई करते हुए अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, तो उसे यह कहा गया कि क्या महोदय, आप खुद अपनी कार की साफ सफाई करते हैं? इसके लिए तो आजकल बड़े आराम से आदमी मिल जाते हैं जो मात्र 1000 रुपये में पूरे महीने कार की साफ सफाई कर देते हैं। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को नई पीढ़ी की इस सोच पर आश्चर्य से ज्यादा खेद होगा। नई पीढ़ी में एक ऐसी सोच विकसित हो रही, माना कि बाजार के इस युग में हर काम के लिए आदमी सुलभ है, पर घर के छोटे मोटे काम तो हम स्वयं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हर किसी की बाहरी व्यक्ति पर निर्भर क्यों हों। और कुछ साल पहले तक ज़्यादातर लोग घर के कई काम स्वयं कर लेते थे और स्वस्थ भी रहते थे, जैसे पानी की टंकी में घुसकर उसे साफ करना, दीपावली के स्वच्छता अभियान में छत से पंखे उतार लेना, उसकी पंखुंडियों को अलग कर उसकी सफाई कर फिर जोड़कर, या आप देखिए पंखे को वापस लगा देना, 2 महीने में पानी का भरा हौद खाली करके उसकी सफाई कर देना। उन दिनों बिजली के लिए घरों में MCB के स्थान पर फ्यूज होते थे, जो बिजली के जरा से उतार चढ़ाव के साथ ही जल जाते थे, जिसे फ्यूज उड़ना कहा जाता था। फ्यूज को अपनी जगह से निकाल कर उसमें तांबे का तार बांधना
हो बांधना थोड़ा खतरनाक काम था, और पर उस काम को भी बड़ी कुशलता से कर लिया जाता था। दीपावली के समय रोशनी के लिए लगाई गई झालर खराब होने पर टेस्टर की सहायता से खराब बल्ब की खोज कर उसके स्थान पर नया बल्ब जोड़ना, और उस समय बच्चों के लिए एक खेल होता था। पानी की मोटर, कूलर और पंखों के सामान कूलर के पंप आसानी से बदल दिए जाते थे। पानी में के पाइपों, नलों की छोटी मोटी टूट फूट के लिए हमें कभी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पेड़ पौधों की कटाई छटाई देखभाल आमतौर पर हम खुद कर लेते थे। उस दौर में साइकिल स्कूटर के पंचर तक भी कुछ लोग खुद ही जोड़ लेते थे। स्कूटर मोटरसाइकिल के स्टार्ट ना होने पर फलक को खोलकर बड़ी आसानी से साफ कर लिया जाता था। अगर घर का निर्माण कार्य चल रहा होता तो परिवार के सदस्य बिना किसी शर्म संकोच के ईंट पत्थर ढो लेते थे। बच्चों के लिए तो यह काम कम एक प्रकार का खेल ही होता था। पंखा लगाना, देखिए मैं यहाँ भोपाल में रहता हूँ, वो लाइब्रेरी में लगवा रहा था तो 200-200 रुपये लिए पंखे लगाने की। आप देखिए वहाँ पहले हम लोग 5-10 मिनट में पूरा तैयार करके कस लेते थे। देख रहे हैं धीरे से धीरे समय बदल रहा है। बाजार ने आदमी की सोच को गहरे तक प्रभावित किया है और उसकी धारणाओं को भी बदला है। आज आप अपना काम करेंगे, लोग करें, अरे आप खुद काम कर रहे हैं, अब मजदूर लगा लीजिए, आप तो खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को, अब लोग अपने ही घर के छोटे मोटे कामों को करना अपने स्टेटस सिंबल या हैसियत के प्रतीक के विपरीत समझने लगे हैं। जिन लोगों ने ऐसे काम करना नहीं छोड़ा उन्हें कंजूस समझा जाने लगा और उसने पड़ोसियों एवं परिचितों द्वारा उसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा। नई पीढ़ी की स्थिति तो यह हो गई है कि छोटे मोटे औजारों को हाथ में पकड़ना ही उन्हें अपमानजनक लगने लगा। आज बाजारवाद में हमें बहुत अधिक पराश्रित कर दिया। दिखावे की हैसियत के मारे हम लोग दूसरों पर इतने निर्भर होते जा रहे हैं कि बाजार हमारी इस आराम परिस्थिति को भुनाने में लगा हुआ है। आज हमारा मोबाइल दुनिया भर के ऐप से भरे हुए हैं। छोटे से छोटे काम के लिए भी हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल ऐप का प्रयोग करती है और आदमी हाजिर हो जाता है। और दूसरों पर आप देखिए निर्भरता इतनी खतरनाक सिद्ध हुई कि जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए भी हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। आज की पीढ़ी के कितने ही युवाओं को घरेलू गैस सिलेंडर तक नहीं बदलना आता है। और यही देखिए एक और मैंने देखा है कि मैं अब खाने का ऐसा रहता है कि टिफिन आप सभी जानते हैं अच्छा नहीं मिलता है, बाहर का डेली आप खाना नहीं खा सकते, बीमार हो जाएंगे। आप खुद घर में बनाते हैं, मैं जैसे बना लेता हूं कभी कभी, तो मुझसे कई लोग कहते हैं भैया भाई क्यों नहीं रख लेते हो, आप कपड़े धोने के लिए कोई मजदूर क्यों नहीं रख लेते हो। अरे भाई कितना काम है, वो हमारा काम है, दूसरे का काम थोड़ी है। और हमें लोगों को शर्म भी आती है, लोगों को लगता है कंजूसी दिखा रहे। साधन सुविधाओं का उपभोग एक हद तक ठीक है, पर हमें दूसरों पर इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमारे दिमाग और शरीर दोनों को ही जंग लग जाए। अगर हम अपने घर के छोटे मोटे काम खुद करने लग जाएं तो इससे हमारी दिमागी और शारीरिक दोनों तरह की कसरतें हो जाएंगी। साथ ही कड़ी मेहनत से कमाया गया हमारा धन भी व्यर्थ खर्च होने से बच जाएगा। सभी माता पिता को इस बारे में सोचना चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपना काम स्वयं करने की शिक्षा दें। खुद बच्चे का काम ना करें, बल्कि उन्हें इस ढंग से प्रेरित करें कि बच्चा स्वयं ही उस काम को करने लगे। बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से हो कि कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहें। बच्चों के सामने कभी भी अपने पैसे, पद और रुतबे का प्रदर्शन ना करें। स्टेटस सिंबल जैसे शब्दों से या फिर तो अपने बच्चों को दूर रखने का प्रयास करें या उन्हें समझाएं कि अपने घर का काम करना किसी भी प्रकार से रुतबे या हैसियत के विरुद्ध नहीं है। आज जब देश भयंकर बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्य व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने लगे हैं। तरह तरह के उद्यम कार्यक्रमों के तहत युवा पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ये छोटे मोटे घरेलू कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को यह बताना बेहद आवश्यक है कि छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह ताकना अच्छी बात नहीं है। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए बाजार के भरोसे रहकर अपनी क्षमता को यूं ही व्यर्थ या कुंद नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइए। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ के तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल रहते हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। शांति की राय, अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुआ ना उसी की बात हो रही है। ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। तो आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह युद्ध के हालात बने हुए थे
उसमें यह आशंका गहरी हो रही थी कि कहीं यह ज़्यादा जटिल शकल ना अख्तियार कर ले। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि उसे भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से परेशानी है। इसी वजह से वह दिशाहीन टकराव की ओर बढ़ रहा था। मगर शनिवार को जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बनने की खबर आई, उसमें शांति के लिए एक सकारात्मक उम्मीद बंधी। दरअसल भारत की मंशा पहले भी सिर्फ इतनी ही रही कि उसने बेलगाम आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एक नपी तुली और नियंत्रित प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाया था, वह भी उन्हें काबू करने में लगभग सारे विकल्प खत्म हो जाने के बाद। दूसरी ओर आप देखिए, पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने को अपने ऊपर हमला माना। जवाब में जिस तरह की कार्रवाई शुरू की, उसमें नाहक और हड़बड़ी और अपरिपक्वता दिख रही थी, मगर इससे स्थिति बिगड़ जाने की आशंका खड़ी हो गई। हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव वाले देशों के सामने समुची स्थिति स्पष्ट तौर पर रखी और इस संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह आतंकवादियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर बहुस्तरीय घेरा था और जिसका दबाव पाकिस्तान साफ महसूस कर रहा था। शायद ही यही वजह है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फोन आया और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। शनिवार को शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। जायरे की गंभीर शक्ल लेने की ओर बढ़ते टकराव के बीच पूर्ण तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा शांति की राह तलाशने के लिए लिहाज से एक जरूरी पहलकदमी है और इस पर पाकिस्तान को पहले ही गौर करना चाहिए था। मगर कई बार किसी मसले को इस रूप में भी देखा जाता है कि अगर अंत में सब ठीक कर लिया गया तो वही रास्ता सही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। विडंबना यह है कि कई बार किसी एक पक्ष की दोषपूर्ण जिद की वजह से दूसरे को मजबूरन और आखिरी विकल्प के रूप में अपने बचाव में ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सामने यही विकल्प बचा था, वह आतंकियों की लगातार ऐसी हरकतों को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करे और उन्हें संरक्षण और सह देने वाले ठिकानों को निशाना बनाए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया हुआ था, उससे कई बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नाहा की हालत को उलझाने में लगा हुआ है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत की सहमत प्रतिक्रिया के बदले में पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में न केवल बेलगाम गोलीबारी की, बल्कि इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि इसका शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। एक और भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी, तो वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में पहले दिन 2 बच्चों से लोगों की जान चली गई। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ने पाकिस्तान के लिए एक मौका मुहैया कराया कि वह आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने के रूप पर विचार करे और क्षेत्रीय शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहलगाम देखने को मिलेगा। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्ज पर सवाल। पाकिस्तान विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से कर्ज के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से अरबों रुपए की राशि ले चुका है। IMF की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें और आप देखेंगे वॉशिंगटन DC में इसका जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। इसके अगर हम लोग पर्पज की बात करें, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना, इसका काम है एक तरह से। और बावजूद इसके ना तो उसकी सूरत बदली ना सीरत, आखिर इतनी बड़ी राशि कहाँ जाती है या किसी को नहीं मालूम। दूसरी ओर आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या और उसके वित्त पोषण को लेकर उसका रवैया हमेशा ही संदिग्ध रहा है। विडंबना है कि जिस समय पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति बनी थी, वैसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को करीब 12,000 करोड़ रुपये का नया ऋण दे दिया। इस नाजुक समय में IMF के इस फैसले पर भारत ने स्वाभाविक ही चिंता जताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। पाकिस्तान में कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था तक चौपट हो चुकी है, विकास की रोशनी दिखाई नहीं देती। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक ने भी कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुस्त है। तब मुद्रा कोष को क्यों नहीं यह सवाल करना चाहिए कि उसका दिया पैसा आखिर किस मद में जाता है। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके बारे में बताइए आप लोग। इससे यही विकास बैंक और विश्व बैंक के बारे में जग जाहिर है कि पाकिस्तान विकास की राह पर चलने के बजाय अपना सैन्य खर्च लगातार बढ़ा रहा है और वहीं उसने सीमा पर आतंकवाद फैलाने और अपने यहाँ आतंकियों को पालने पोसने की कोई कसर नहीं छोड़ी।
और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले कर्ज की कोई कसौटी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि मुद्रा कोष से मिली राशि का उपयोग पाकिस्तान अपने सैन्य ताकत बढ़ाने, आतंकियों को संरक्षण देने में नहीं करेगा। हैरत की बात है कि पाकिस्तान को ना तो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता है, न ही बच्चों की शिक्षा की फिक्र है। उस पर करीब 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। उसकी जीडीपी का 42%। यह छिपा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले ऋण को खर्च करने के मामले में उसने कभी पारदर्शिता नहीं बरती है। इसलिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों को पाकिस्तान की कर्ज देने समय वैश्विक मूल्यों का ख्याल रखना चाहिए, और ऐसे समय में तो नहीं देना चाहिए था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है कि कहीं भारत के ऊपर आप देखते हैं कि आक्रमण के लिए, आतंकी घटनाएं अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ये पैसा खर्च ना करें। ये आज भी बोलता है बुद्ध का मौन। गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास में ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं जिनकी छवि धर्म, दर्शन, सामाजिक सुधार और मानवता के क्षेत्र में युगांतकारी सिद्ध हुई। केवल धर्मगुरु ही नहीं थे, अपितु मानवता के हित चिंतक, नैतिकता के मार्गदर्शक और आत्म जागरण के अग्रदूत थे। धर्म दर्शन की नई शुरुआत। शताब्दियों पहले जब भारतवर्ष कर्मकांड, पशुबलि और जातिगत भेदभाव में उलझा था, बुद्ध ने अपने करुणामय विचारों से जनमानस को एक ऐसे मार्ग की ओर प्रेरित किया जो आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण पर आधारित था। बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग और मोक्ष जैसे जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने की अपेक्षा व्यवहारिक जीवन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार यह जानना जरूरी नहीं कि आत्मा या ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ऐसे विचार मुक्ति नहीं दिलाते। एक बात और पूछ रहा हूं, बुद्ध से आपने क्या सीखा है? आप अपनी राय बताइए। 4 आय सत्य और मध्यम मार्ग। बुद्ध का संपूर्ण दर्शन 4 असत्यों पर आधारित है। संसार दुखमय है और आप देखते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निरोध संभव है, इसका निरोध संभव है, और इसका उनका बताया मार्ग अष्टांगिक है। उन्होंने इंद्रिय भोग और कठोर तपस्या दोनों अतिरेकों को अस्वीकार करते हुए मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। यह मार्ग उन्हें संबोधि और निर्माण की ओर ले गया। सामाजिक समता और नैतिक क्रांति। तो बुद्ध का धर्म किसी जाति, लिंग या वर्ण तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मोक्ष का अधिकार केवल किसी जाति तक सीमित नहीं है, अपितु जो सत्य, धर्म, संयम और शील का पालन करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। धम्म पद में बुद्ध कहते हैं कि ना जटाही, ना गोतेन, ना जच्चा होती ब्राह्मणों, यामी सच चा धम्मो, चा सो सुखी सो चा ब्राह्मणों। तात्पर्य है कि ब्राह्मणत्व ना तो जटाओं, ना गोत्र से और ना ही जन्म से आता है, वह केवल सत्य और धर्म के पालन से प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए आत्म प्रयास। बुद्ध ने ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व को सीधे नकारा नहीं, परंतु उस पर मौन रहकर यह संकेत दिया कि मुक्ति के लिए यह चर्चा आवश्यक नहीं है। उन्होंने बार बार बल दिया कि व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयत्नों से दुखों से मुक्ति पानी चाहिए, न कि किसी अदृश्य शक्ति की आराधना पर निर्भर रहना चाहिए। धर्म का विस्तार और स्तूप निर्माण। बुद्ध के निर्माण के बाद उनके विचारों का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि भारत से बाहर एशिया के अनेक देशों में उनका धर्म फैला, और सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म को राजश्रय मिला। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को 84,000 भागों में विभाजित कर पूरे देश में स्तूपों का निर्माण कराया। यह स्मारक बौद्ध विचार और आस्था का केंद्र बन गए। हीनयान, महायान। बौद्ध धर्म धीरे धीरे 2 प्रमुख धाराओं में विभाजित हुआ, हीनान, महायान। हीनान या थेरवाद परंपरा बुद्ध की मूल शिक्षा व्यक्तित्व, मोक्ष, नैतिक आचरण, ध्यान और व्यक्तित्व पर विरक्ति पर आधारित रही। महायान ने सेवा, भक्ति और करुणा पर अधिक बल दिया और इसमें बौद्धिक सत्य की अवधारणा उभर कर आई। इसके अनुसार लोग स्वयं मोक्ष प्राप्ति करने की बजाय सबकी सहायता के लिए जन्म लेते रहे। इस विचार ने चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। विष्णु के अवतार के रूप में बौद्ध 10वीं शताब्दी तक आते आते वैदिक धर्म में समाहित हो गए। संस्कृत के अनेक ग्रंथों में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना। कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र के 10 अवतार चरित्र तथा उड़ीसा के जयदेव के गीत गोविंद में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। इस समावेशन से बुद्ध की एक पृथक धर्म संस्था के रूप में पहचान धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। बुद्ध की प्रतिमा और कला। बुद्ध की मूर्ति न केवल धार्मिक प्रतीक बनी, अपितु भारतीय मूर्ति कला में इसका विशिष्ट स्थान रहा है। अग्नि पुराण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा में शांत मुद्रा, गौर वर्ण, लंबे कान, पद्मासन और वरद और अभय मुद्रा होनी चाहिए। यह छवि आज संपूर्ण विश्व की शांति और ध्यान का प्रतीक बन चुकी है। सदा प्रासंगिक है। बौद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही उपयोगी जितनी 2500 वर्ष पहले थी। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। यह व्यक्ति के आत्मिक, सामाजिक, नैतिक विकास का पूर्ण मार्ग है। उन्होंने जो कहा वह आज की संघर्षशील और तनावग्रस्त समाज के लिए अमूल्य संबल है। अपदीपो भव, यानी अपने लिए दीप स्वयं बनो। देख रहे हो,
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जो सत्ता रहता है ना आपका न्यूज़पेपर, उसमें जो एडिटोरियल वाला पार्ट रहता है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।